नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी पर सत्य सनातन महाकुंभ पर हमारी ये विशेष पेशकश। तो अब हम जिन अगले मेहमान से आपको मिलवाएंगे और जिनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे आप धर्म पर बात कर सकते हैं, संस्कृति पर बात कर सकते हैं, इतिहास पर बात कर सकते हैं, विज्ञान पर बात कर सकते हैं और राजनीति के तो वो मास्टर हैं। तो जोरदार स्वागत करें भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी का। सुधांशु जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको। देखिए, आयोजन तो था महाकुंभ पर, लेकिन महाकुंभ में हमारे कार्यक्रम में आज कुंभ के साथ साथ केजरीवाल जी भी जो है बड़ी चर्चा में चल रहे हैं। तो किससे शुरुआत करना चाहेंगे आप? देखिए, महाकुंभ में कहा जाता है कि देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि जो प्रारंभ करें तो वो अच्छे विचार से करें, धर्म के भाव से करें, उपद्रव वाले भाव से न करें। तो अच्छा, मुझे लगता है कि तो केजरीवाल माने उपद्रव, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। देखिए, ऐसा थोड़ी है कि उपद्रव। ये बताइए, अच्छा 2012 में शायद अक्टूबर के महीने में बिजली काट रहे थे। आज तक कोई आपको फॉर्मर चीफ मिनिस्टर याद है जो बिजली काटता हो? 2014 में कह रहे थे 26 जनवरी के समय वो प्रदर्शन कर रहे थे, धरना। हम लोगों ने कभी, जब आपातकाल लग गया तब भी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस को कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया और ये धमकी दी थी कि राजपथ को प्रदर्शनकारियों से भर देंगे। फिर आप आइए 2014 में 5 मार्च को भाजपा कार्यालय पे लाठी डंडे लेके उनके वर्किंग कमेटी के लोग, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड जो सर्वोच्च संस्था है, वो लोग आए थे। फिर 2018 में वो अपने चीफ सेक्रेटरी को घर में बुला के पीट रहे थे। अब मई 2024 में उनकी महिला सांसद जो अपॉइंटमेंट लेने गई, उसके साथ कैसा बर्ताव कर रहे थे कि यदा यदा ही महिला सांसद अपॉइंटमेंट याचति तदरि केजरीवालस्य वचनद्वयम लात घूसा नाम कमर मध्य चटका नामक भंजनम। अब बताइए, आज जैसे ही आचार संहिता लगी, अब कह रहे हैं जी अब हम चलेंगे दिखाने के लिए, वो मुख्यमंत्री आवास दिखाओ, प्रधानमंत्री। अरे भाई, कल से जब तक नहीं लगी थी आचार संहिता तब क्यों नहीं कर रहे थे? इसीलिए क्या करें, इनका स्वभाव ही अराजक हो गया है। और अब ये जो शीश महल है, जो उनका विलासिता का स्मारक है, अब वो इनके लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया है कि आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अब जो चेहरे से ही जाहिर है, छुपाएं कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, और घर सजाने का तसव्वुर हुआ बात की बात, अब तो मुश्किल है कि इस घर की हकीकत को छुपाएं कैसे। देखिए, मैंने तो आपको ऑप्शन दिया था, ऑप्शन आपने ही चुन लिया। जिनको आपने उपद्रवी कहा नहीं किया, आपने पूरी लिस्ट बता दी है। नहीं, सागर मंथन में वो विष पहले निकला था, अमृत बाद में निकला। चलिए, अच्छा तो ठीक। लेकिन दिल्ली में आपको बताऊं लोग क्या कह रहे हैं, पहली बार शेर को सवा शेर मिला है भाजपा को। अब आप उनको हिंदू विरोधी साबित करके दिखाइए। पहले उन्होंने वो पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना शुरू कर दिया, 18,000 रुपये उनको मानदेय देना शुरू कर दिया। और साथ में उन्होंने क्या किया, सनातन सेवा समिति बनाई है। आज आपके बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के जितने लोग थे ना, सब ले ओढ़े वो आज मंत्रों के बीच, साधु संतों के बीच माला वाला डाल करके बिल्कुल बढ़िया लग रहे थे केजरीवाल जी। देखिए, ऐसा है, हमारे देश में प्राचीन धर्म संस्कृति में पंचतंत्र की कथा सबने सुनी होगी। पंचतंत्र में एक भगत होता है और एक बगुला भगत होता है। तो पंचतंत्र की कथा सबने सुनी है, तो कौन भक्त है और कौन बगुला भक्त है ये भली भांति पता है। उदाहरण के लिए, जो राम मंदिर का जब तक निर्माण नहीं हुआ था, राम मंदिर के विरोध में खड़े थे, आज कहते हैं हम मंदिर के साथ हैं। तो मुझे लगता है कि जो कुछ, और दूसरी बात, आप देना चाहते दे देते ना। हमने महाराष्ट्र में कहा कि लाडकी बहनी योजना हम देंगे, तो हमने चुनाव आते आते 3 किश्त दे दी। हमने मध्य प्रदेश में कहा तो दे दिया, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले क्यों नहीं दिया? क्योंकि देना है ही नहीं। कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कदम पे हंगामा होना चाहिए। तो ये, अच्छा एक और बात याद करिए, ये बहुत बड़े धर्म के प्रतीक बन रहे थे। 2022 के गुजरात चुनाव में इन्होंने कहा था नोट पर गणेश लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए। उसके बाद कभी सुना आपने? गुजरात का चुनाव गया, बीत गई, बात गई, उसके बाद कभी नहीं सुना। इसीलिए, और मैं एक और बात कहना चाहूं, जो हमारे यहां पुजारी हैं, जो धर्म का कार्य लेके चलते हैं, उनको कोई ये सोचे कि वो संपत्ति के लिए थोड़ी काम करते हैं। उनको अगर ये होता तो मुगलों के जमाने और अंग्रेजों के जमाने में ही लोग अपनी तरफ कर लिए होते। वो ये देखते हैं धर्म किस तरफ चल रहा है। पुजारियों के लिए क्या कहा जाता है? नरोत्तम दास जी ने जब सुदामा चरित्र लिखा है तो उसमें लिखा है, जे तप के परलोक सुधारें, तिनके नहीं कोई संपत्ति इच्छा,
और मोर हिये हरिके पद पंकज 12,000 लो ले परीक्षा। और औरन को धन चाहिए बामन, बामन को धन केवल भिक्षा। यदि जरूरत पड़ी तो भिक्षा मांग के भी जीवन यापन किया है, मगर धर्म के विषय में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है। इसलिए केजरीवाल जी को गलतफहमी नहीं रखनी चाहिए। पुजारियों को धर्म का बहुत बढ़िया ज्ञान होता है और उन्हें भली बात ही पता है कि रामायण की कथा में जब रावण आया था माता सीता का हरण करने, तो वो साधु का वेश धर के आया था, वो साधु था नहीं। 24 के लोकसभा चुनाव के बाद एक परिवर्तन हो रहा है। ऐसी कौन सी प्राणवायु आप लोगों को मिल गई जो 4 जून को सारे आप सभी लोग जो है माथा पकड़ के बैठे थे, क्या हो गया 240 पर आ गए, दनादन हरियाणा भी और उसके बाद महाराष्ट्र तो ऐसे जीता, क्या हो गया अचानक भाजपा को? हमें कुछ नहीं हुआ, हम तो जहां खड़े थे वहीं खड़े थे। पर एक कहावत होती है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो क्या हुआ कि विपक्ष ने जो एक भ्रम का वातावरण बनाया था, वो भ्रम का वातावरण बदल गया। जनता को यथार्थ समझ में आ गया। एक भ्रम बनाया था कि साहब 400 पार हो जाएंगे, संविधान बदल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो वो झूठ और भ्रम का जो साम्राज्य था वो बदल गया। तो मतलब जनता को ये समझ में आया विपक्ष के लिए कि वो पैरवी तो झूठ की करता चला गया, लेकिन बस उसका चेहरा उतरता चला गया। और रंगत समझ में आई, मगर आई देर से, कच्चा था बहुत, रंग उतरता चला गया। तो बस ये हुआ और समझ में आता क्या लोग। लेकिन चूंकि अब आपके सामने चुनौती दिल्ली की है सुधांशु जी, आप 14 के जीत के बाद, मोदी जी की जीत के बाद देखें, आपने उस वक्त भी महाराष्ट्र जीता था, उस वक्त भी हरियाणा जीता था, दिल्ली हार गए थे। 20 में फिर यही हुआ, 19 में मोदी जी ने रिपीट किया, 303 हो गए, हरियाणा फिर जीते आप, महाराष्ट्र फिर जीते आप, दिल्ली फिर हार गए। दिल्ली में कैसे अश्वमेध का घोड़ा रुक जाता है? देखिए, दिल्ली में 2 बार जनता ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया और भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बहुमत दिया। 70 में 67 सीटें आज तक किसी पार्टी को नहीं मिली, 70 में 62 सीटें मिली। मगर उसके बाद जो बदलाव देखा है, अब मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं। आज उनके शीश महल के बारे में जो बातें आ रही हैं, मतलब लिखित में बातें हैं, इसमें कोई बचाव की गुंजाइश नहीं है, कितने करोड़ों रुपए लगाए गए। और आपको एक और बात बताऊं, वो कहते हैं ना पढ़ा लिखा व्यक्ति होना चाहिए। पढ़े लिखे मुख्यमंत्री ने क्या बुद्धि लगाई है। दिल्ली में एक फाइनेंशियल सर्विसेज रूल 2019 है, जो ये कहता है 10 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर कोई भी खर्चा होगा तो वो कैबिनेट में जाएगा, यानी वो फाइल एलजी तक जाएगी। तो जानते हैं, शीश महल के अंदर जितने भी कायदे से अगर पूरा एक मकान का खर्चा होता तो एक ही साथ बिल पास होना चाहिए ना। आप अपना मकान बनवाते हैं तो एक ही बार में डिसाइड करते हैं ना, भाई कुल मिला के इतना खर्चा आएगा। उसमें क्या किया है, सब 9 करोड़, 9.5 करोड़, 9.25 करोड़, 9 करोड़ 34 लाख, 9 करोड़ 50 लाख, और एक बिल तो ऐसा है जो 9 करोड़ 99 लाख रुपए का है। तो आप सोचिए कि उन्होंने जो ये किया है। और उसके बाद याद करिए, 27 अक्टूबर 2013, कोई जाके देख ले, शाम 4:55 पे केजरीवाल जी का ट्वीट है। वो कहते हैं, शीला दीक्षित जी के आवास के बारे में मैंने सुना है कि मुख्यमंत्री के आवास में 15 एसी लगे हैं। मैंने सुना है कि बाथरूम में भी एसी लगे हैं। कौन भरता है इसका बिल? और आगे जानते हैं उनका क्या वाक्य है, मेरा कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गी झोपड़ियों में रहती है तो कैसे कोई मुख्यमंत्री इतने आलीशान मकान में रह सकता है। और उसके बाद अगर आज आप उनका मकान देखें तो आपको पुराना कवि प्रदीप का वही गीत याद आएगा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। वो तो उनके लोग तो नेता लोग तो आज कैमरा लेकर के पहुंचे हुए थे 6 फ्लैगस्टाफ रोड, दिखाइए हमको अंदर जाके। बीजेपी वालों ने कहां देखा है स्विमिंग पूल उनके घर में, कहां देखा है 8 करोड़ का पर्दा, कहां देखिए टॉयलेट की सीट, हमको भी दिखाइए। देखिए, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले तो उनके ही कंट्रोल में था, तब ले जाके दिखा देते। अरे हकीकत तो यह है कि जब स्वाति मालीवाल के साथ पिटाई हुई और पुलिस ने सीसीटीवी मांगा तो सीसीटीवी तक तो दिखाए नहीं। अब कह रहे हैं साहब दिखाइए। बल्कि अब तो यह भी लग रहा था वो जिस उग्रता के साथ वहां घुसने की कोशिश कर रहे थे, कुछ उठाने या कुछ उखाड़ने के चक्कर में तो नहीं थे। क्योंकि इससे पूर्व ऐसा इस देश में हो चुका है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले में जाके वो लोग कुछ अपना उखाड़ के ले आए थे। तो हो सकता है कि उनके मन में ये बात रही हो, अन्यथा ये विशुद्ध नाटक लगता है, विशुद्ध नाटक। ये विषय आज तो चल नहीं रहा, 1.5 साल से चल रहा है। आपने तब क्यों नहीं लोगों को ले जाके दिखाया? और ये तो मैंने बिल बताए ना, ये तो बिल अवेलेबल है कि एक एक कुर्सी 8-8 हजार की है, जो प्लास्टिक वाली भी नॉर्मल कुर्सियां भी होती थी
वो 8-8 हजार के हैं, इतने करोड़ के पर्दे लगे हैं, इतने करोड़ का ये लगा, ये तो बिल है पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वो को पता कहते हैं होना चलिए, अच्छा चाहिए। मान भी लें आपकी बात ठीक, केजरीवाल ने अपने प्लॉट में थोड़ी लगा दिया जाकर के, सरकारी मकान है, आज वो रह रहे, कल कोई और रहेगा। आतिशी रह रही थी ना अभी तक। अब यही हम बात कह रहे हैं, क्या वो मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है? उसका आदेश दिखा दे। जैसे 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री भारत का आधिकारिक निवास है, मोदी जी उसमें रह रहे हैं, उससे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह रह रहे थे, उससे पहले अटल जी रह रहे थे, उससे पहले गुजराल जी, देवगौड़ा जी, पीवी नरसिम्हा राव जी, चंद्रशेखर जी, वीपी सिंह जी, राजीव गांधी, जब से हम लोगों को बचपन से याद है तो सारे उसी में रह रहे थे। तो वो दिखा देना। तो अगर वो नहीं है तो, और दूसरा, अरे भैया ये तो ये कहते थे कि हम तो 3 कमरे के मकान में रहेंगे, हमें तो मकान चाहिए नहीं, और कहते नहीं थे, शपथ पत्र दिया था कि गाड़ी भी नहीं चाहिए, बंगला भी नहीं चाहिए, मकान भी नहीं चाहिए। और मैं एक और बात बता दूं, वो सरासर शरारत कर रहे थे या झूठ बोल रहे थे। किसी मुख्यमंत्री का काम 2 कमरे के फ्लैट में नहीं चल सकता। ये भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाने वाली बात। आपका इतना काम होता है, आपको ऑफिस भी चाहिए, कॉन्फ्रेंस रूम भी चाहिए, सारी चीज चाहिए, केवल जनता की भावनाओं का दोहन करने के लिए। यानी मैं ऑन द लाइटर नोट कहूं, जो आज 10 साल पहले कहते थे, वो पुराना गीत था ना चाहूं बंगला गाड़ी, ना चाहूं हीरा मोती, केवल जन लोकपाल केवल हमें दे, वो आज कह रहे हैं नजर लागी राजा तोरे बंगले पे। और ऐसी नजर लगी है कि सांसद भी कह रहा बंगले पे, मंत्री रो रही है बंगले के लिए, और मंत्री दूसरा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कह रहा बंगले पे। ऐसी नजर लागी राजा तोरे बंगले पे कि समझ ही में नहीं आ रहा है। उनकी नजर लागी मोदी जी के बंगले पे। मोदी जी का बंगला दिखा, कह रहे खोलिए बंगला, हमको देखना है, इसमें 200 करोड़ का झूमर लगा है, इसमें कितने करोड़ का कालीन बिछा है, कौन से सोफे पे मोदी जी बैठते हैं, सब देखना है, दिखाइए जनता को। वैसे एक बात बताएं, आम आदमी पार्टी को गजब की जानकारी रहती है, अपना तो कुछ पता नहीं रहता, ना कल का पता ना पल का पता, और दुनिया भर का ज्ञान बगाड़ते रहते। हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है सीबीआई रेड करने वाली है, हमें पता चला है कि ये गिरफ्तार होने वाला है, हमें पता चला है ये होने वाला है, और उनकी पार्टी में क्या होने वाला उनको पता ही नहीं रहता। मतलब अपना सीएम का बंगले का दिखा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मोदी जी के यहाँ क्या लगा है उनको बताया किसने? और इतना ही नहीं, उनको यह भी पता रहता है कि मनीष सिसोदिया के यहाँ रेड होने वाली थी, और उनको यह भी पता था जब सीबीआई की रेड होती सिर्फ सीबीआई के लोग रहते ना, पार्टी का आदमी था नहीं। फिर कैसे उनको पता चला कि उसमें लॉकर में झुंझुना रखा हुआ था बच्चे का? कहते ना कि देखिए लॉकर में कुछ नहीं मिला, बच्चे को झुंझुना मिला। तो मुझे लगता है उनको यह नहीं समझना चाहिए कि वो दिल्ली की जनता को झुंझुना थमा देंगे और लोग उससे मान लेंगे। और गंभीरता से कहूं, प्रधानमंत्री भारत सरकार के आवास को और एक राज्य जो कि पूर्ण राज्य भी नहीं है उसके मुख्यमंत्री से तुलना करना निहायत ही हास्यास्पद और षड्यंत्रकारी है। भारत दुनिया के सबसे शक्तिशाली 5-6 देशों में से एक है। आपको पता है, हम एकमात्र देश है जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पे है, जहां दोनों तरफ चीन और पाकिस्तान दोनों के पास आणविक शक्ति है और दोनों से हमारे संबंध मधुर नहीं रहे, पूर्व में युद्ध हो चुका है। तो भारत सरकार के जो प्रधानमंत्री का घर होगा उसमें सुरक्षा के किस स्तर के उपाय चाहिए कि आप ये चाहिए कि सिर्फ ये नहीं कि कोई गोलीबारी से बचाव करना है, उसमें मिसाइल से भी बचाव करने की संभावनाओं का हर चीज बोली नहीं जा सकती। एयर अटैक का भी होता है, ड्रोन से अटैक के लिए सिस्टम भी होता है, बायोलॉजिकल अटैक हो जाए, केमिकल अटैक हो जाए, और अगर न्यूक्लियर अटैक हो जाए तो उसके बचाव की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्थाएं भी होती हैं। अब अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कहे कि वो आईआईटी ग्रेजुएट है और आईआरएस है, वो ये तुलना करे, तो फिर या तो वो बचकानी बात कर रहा है या शातिरानी बात कर रहा है। और मेरे विचार से बचकाने तो वो हो नहीं सकते, वो शातिराने हैं। अरे और सीरियस नोट सुधांशु जी, कई लोग ये पूछते हैं जो उनके समर्थक हैं, भाई इसमें गुनाह क्या 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 क्रिमिनलिटी है इसमें? चलो उन्होंने 40 करोड़ रुपया, एक सरकारी घर तो सरकारी है ना, सरकारी घर पर सरकार का पैसा लगवा दिया, इसमें क्राइम क्या है? हाँ, बता रहे हैं, हर चीज पे एक कैप होती है कि आप इतना पैसा लगाएंगे। आपने 6 बंगले अधिग्रहित किए, उसका कोई जस्टिफिकेशन दिया? इतने पेड़ काटे, आपने उसका क्लैरिफिकेशन लिया? वो नहीं लिया। अब दूसरी बात आती है, बिल्कुल सही बात है, पर सरकार के खर्चे की भी लिमिट होती है। आप करोड़ों करोड़ों के, मतलब 1 करोड़ के आप केवल पर्दे ही पर्दे का बिल सबमिट करेंगे तो मन में संदेह उत्पन्न होता है। सरकार का पैसा लुटाने के लिए नहीं होता है। अरे भाई, पर्दे होते हैं, कुछ हजार के पर्दे ले लीजिए, अच्छे से अच्छे पर्दे मिल जाते हैं, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अब हम टॉयलेट सीट की बात कह रहे हैं, उसमें कोई बात नहीं, 1 2 3 4 15 किस लिए? वो अब सुनने में आया है कि उनके वो जैसे सेंसर वाले पर्दे थे, कि आप जैसे होता ना कि आप कई बार एयरपोर्ट पे जाते ना तो आपको कुछ ना बटन दबाना पड़ता ना कुछ, आप यूं जाएंगे और अपने आप खुल जाएगा। ये क्या किसी के सरकारी आवास में है? मैंने मान लिया उनके किस मंत्री के सरकारी आवास में है,
तो फिर तो आम आदमी नहीं खास आदमी हो गए ना। ठीक है, मैं मान सकते हैं मंत्रियों के बंगले में भी लगा रहता है, और जैसे आप हमारे यहां किसी मंत्री का चले, एक कैटेगरी है कि मंत्रियों के बंगले में सोफा रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा, और हमेशा से रहता रहा है। परंतु जब आप इतना अधिक बनाते हैं, और खासकर वो पार्टी जो कहती है हमें कुछ, और खासकर तब जो 10 रुपए का रेनाल्ड का पेन अपनी ऐसी शर्ट पे ऊपर लगाते हैं जो दिखाने के लिए लगे कि वो हंडिया के अंदर से निकाली हुई है, और फिर अपने यहां करोड़ के पर्दे लगाते हैं, तो समझ में आ जाता है कि ये अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं। बाखुदा शक्ल से आगे आप लोग खुद समझ पाते हैं। अब आतिशी जी मुख्यमंत्री बन गई, आतिशी जी को वो बंगला अलॉट हो गया। आपने पहले एक बार उनका सामान, वो कह रही पहले मेरा सामान इन्होंने बाहर फेंकवाया था बंगला अलॉट होने के बाद, और उसके बाद अब फिर मेरा जो है सामान बाहर निकलवा दिया, फिर पीडब्ल्यूडी ने जो है अपने कब्जे में ले लिया बंगला। देखिए, टेक्निकल स्टेटस ये है कि आतिशी जी को 2 बंगले, एक राजनिवास रोड पे और एक दरियागंज पे, उनको अलॉट किया गया। उन्होंने पोजीशन नहीं लिया इस वाले बंगले का भी। देखिए, एक और आपको पता है, सरकारी संपत्ति का नियम ये होता है कि जैसे हम लोग भी थे, हमारे आवास में कोई पूर्व में जो सांसद रह रहे थे, वो सीधे हमको पोजीशन नहीं दे सकते कि वो सीधे चाबी दे देंगे। वो पोजीशन जाएगा पीडब्ल्यूडी को, साइन करके बाकायदा वो एक एक चीज वेरीफाई करते हैं, उसके बाद वो हमको देंगे। तो केजरीवाल जी सीधे नहीं दे सकते थे आतिशी को, वो जाता उन्हीं के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, और फिर वो उनको देते। और दूसरा मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई, जब वो खुद कहते हैं कि आतिशी अस्थाई सीएम है, तो भाई 1 महीने के बाद तो आम आदमी पार्टी की सरकार रहनी नहीं है, तो काहे बात का। अच्छा सुनिए, अगर उनकी पार्टी का दावा मान लिया जाए तो यह अस्थाई सीएम तो नहीं रहना है, तो यह अस्थाई सीएम स्थाई बंगला चाहने के लिए आंसू बहा रहा है। यह बात तर्कसंगत लगती है क्या? मतलब अपने आप में ही ये एक विडंबना लगती है कि जिसकी पार्टी खुद उसको अस्थाई सीएम कह रही हो, वो आंसू बहाए। और मैं आतिशी जी से भी कहना चाहूंगा, बहुत भावुक होने की आवश्यकता नहीं। राजनीति में क्यों इतना, भाई आपको क्यों इतना आंसू आ रहा उस मुद्दे पे? आप केजरीवाल जी से मिलने गई थी जब जेल में, तो भी आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। और आप तो अस्थाई सीएम हैं, आपको तो उससे कोई मोह ही नहीं रखना चाहिए था कि भाई मैं क्या महीने भर के अंदर, और महीना भर चुनाव आचार संहिता लगी रहनी है। तो मुझे लगता है कि यार मेरी एक बात है, क्योंकि विवाद इतना खिंच गया, घर खोल के दिखा देना सबको। चलिए आज वो दिल्ली सरकार के कब्जे में है ना, पीडब्ल्यूडी विभाग के कब्जे में, अब तो वो जांच दिखा दीजिए उसमें क्या है। देखिए, अब तो क्या, अब तो उसमें जांच के घेरे में है ना। अब तो जब उस पर जांच चल रही है, तो सारी चीजों के बाद ही, उपरांत के बाद, जैसे अब फॉर एग्जांपल किसी भी चीज की जांच होती है तो पहले जांच एजेंसी अपना काम पूरा कर लेंगे, तब वो दिखेगा। काहे चिंता की? अच्छा चलिए, मैंने मान लिया उनको लगता है बहुत, वो एक पूरा वीडियो बना के दिखा देते। ये पंजाब के उनके मुख्यमंत्री बनाए थे ना संसद का वीडियो, विशेष मानसिक अवस्था में ध्यान है ना, तो उसी मानसिक अवस्था में जाकर वो एक वीडियो ही बना के दिखा देते। आज का जमाना तो सोशल मीडिया का है ना, आप छिकाए देते ले जाके, देखिए साहब अंदर का हमारा ये, जब हाथ से पोजीशन चला गया तब आके ये हल्ला करना है। यही मतलब उसका मूल उद्देश्य यही है कि सिर्फ बवाल करते रहना है। अच्छा, लेकिन आप एक करेक्शन, रोई आतिशी इस बात पर नहीं, रोई आतिशी इसीलिए क्योंकि उनके पिता को लेकर के खराब भाषा का इस्तेमाल किया। उनके सामने जो आपने उम्मीदवार दिए हैं इस बार, रमेश विधूड़ी, उन्होंने कि आतिशी ने अपने बाप बदल लिए। देखिए, आपके बयानवीर हैं। मेरा मानना यह है कि भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, और जो विधूड़ी जी ने बोला किसी भी विषय पे, वो दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और पार्टी ने उसका संज्ञान भी लिया, और विधूड़ी जी ने उसके लिए माफी भी मांग ली, खेद भी व्यक्त कर दिया। मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी खेद नहीं व्यक्त किया है। अगर शांति धारीवाल, जो कि बहुत वरिष्ठ मंत्री थे राजस्थान के, उन्होंने कहा कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज़्यादा होते हैं, राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, तो आज तक खेद नहीं व्यक्त किया गया है। लड़कों से गलती हो जाती है, मुलायम सिंह यादव ने कहा, तो खेद नहीं व्यक्त किया गया। और जहाँ तक आतिशी जी की बात कहते हैं, तो देखिए इसमें कोई इस थोड़ा मतलब अगर बिल्कुल तथ्यात्मक कहें तो ये आतिशी जी ने कुछ साल पहले खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अपने नाम, अपने माता पिता, अपनी जाति का उल्लेख किया था। राहुल गांधी आजकल जातिगत गणना बहुत कहते हैं ना, जब यह आरोप लगा था कि आतिशी जी का नाम आतिशी मार्लेना है और वो क्रिश्चियन है, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि मेरे माता पिताजी दोनों ही वामपंथी विचारों के थे, वो मार्क्स और लेनिन दोनों से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने मार्लेना मेरा नाम मार्क्स और लेनिन के आधार के ऊपर मिलाकर रखा था। वैसे मेरा जो सरनेम था पिताजी का सिंह था और मैं छत्री हूं। अब समझिए, नई राजनीति के प्रवर्तक लोगों की जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हें एलानिया अपनी जात बतानी पड़ी आकर, जो लोग ये कहते थे। और मैं, उनके माता पिता वृद्ध हैं, उनके प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करता हूं, किसी वृद्ध व्यक्ति पे आपत्ति नहीं करनी चाहिए, परंतु यह भी एक सत्य है कि वो अफजल गुरु, जो कि संसद पे हमले का मास्टरमाइंड था,
जो हमारे अनेक सुरक्षा कर्मी शहीद हो गए और 7 साल तक उस अफजल गुरु की क्षमा याचना लंबित रही और उन लोगों ने दुखी होकर आंखों में आंसू भरकर उन्होंने अपने मेडल लौटा दिए थे कि हमें उस सरकार के मेडल नहीं चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट होने के बाद फांसी नहीं दी जा रही है। उस क्षमा याचना पे साइन करने वालों में उनके मदर फादर भी थे। तो आंसुओं का हिसाब देखना है तो इनके आंसुओं का हिसाब भी देखिए, जिन्होंने अपनी जान बलिदान कर दी उनके आंसुओं का हिसाब भी देखना चाहिए। तब ईमानदारी से दोनों को तराजू पे तौलकर सच और क्या असत्य है इसका निर्णय होना चाहिए। अब प्रियंका गांधी के गाल मैंने तो उनकी कहा तरह बना देंगे सड़क, वो सरासर गलत है। मतलब मैंने तो बताया ना, मगर आज तक उन्होंने खेद नहीं व्यक्त किया। आज तक उन्होंने खेद व्यक्त किया कभी इस बात पे कि इस देश में वो दौर भी रहा है। अभी केजरीवाल जी कश्मीर फाइल्स के ऊपर मजाक उड़ाए थे, खड़े होके कैसे हंस रहे थे विधानसभा के पटल पे खड़े होके। इन्होंने खेद व्यक्त किया कि इनके दौरे हुकूमत में उन लोगों को इन्होंने सम्मानित किया जिन्होंने कहा था कश्मीर में 5 लाख हिंदुओं से हिंदुओं अपना घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बच्चियों को और बेटियों को छोड़ जाओ। गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आरे से काट दिया गया। कभी इन्होंने खेद व्यक्त किया उसके लिए? और उन लोगों को बुलाकर प्रधानमंत्री आवास में बात होती थी। केरला फाइल्स में इनके मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन कम्युनिस्ट पार्टी के, ओमान चंडी कांग्रेस के, दिल्ली केरला हाई कोर्ट में रिपोर्ट सबमिटेड है। केरला हाई कोर्ट ने 9 दिसंबर 2009 को शाहजहां वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में लव जिहाद को लेकर क्या क्या कहा है उन बच्चियों के साथ जो हुआ है। कभी चू से मुंह बोला है? इन्होंने खेद व्यक्त किया है, माफी मांगी है, मगर इन लोगों ने इस देश के लोगों के साथ जो किया। और फिर मैं वो सब देखिए, मैं उस प्रकार की हल्की डिबेट पे नहीं जाना चाहता। इनके एक नेता ने इनकी एक नेत्री के लिए टंचमाल शब्द का प्रयोग किया था कि नहीं? दिग्विजय सिंह ने किया। फिर अपनी ही पार्टी की नेता के लिए और भी क्या क्या बोला था, पत्नी ऐसी होती है, पत्नी वैसी होती है, वगैरह वगैरह मंत्री। इसलिए मुझे लगता है, मगर यहां मैं कहना चाहूंगा भाषाई मर्यादा का सभी को ध्यान रखना चाहिए। जो पार्टी बड़ी है उसे बड़ा ध्यान रखना चाहिए, जो पार्टी सत्ताधारी है उसे सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। अगर हम केंद्र में सत्ताधारी दल हैं तो हमें सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, जो राज्यों में सत्ताधारी दल हैं उन्हें सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाषाई मर्यादा सबका सामूहिक दायित्व है। अगर यह असफल होती है तो असफलता यहां पे सामूहिक दायित्व है, और अगर भाषाई मर्यादा स्थापित होती है तो एक सामूहिक श्रेय है। और इसको लेकर जब हम इसमें पढ़ते हैं दलगत राजनीति में, तो मुझे लगता है यह अनुचित रहता। सबको ईमानदारी से इसके ऊपर बात करनी चाहिए। आप एक अपना रियलिस्टिक असेसमेंट और ईमानदार असेसमेंट दिल्ली के चुनाव का बताइएगा। कोई कह रहा है आपकी पार्टी में से हमको 52 सीट आएंगी, और एक बार आपको 3 सीट मिली थी, एक बार आपको 8 सीट मिली थी। कोई इस बार आपकी पार्टी कह रही है 47 से 52 सीटें हमको आएंगी। अरे कांग्रेस पार्टी भी है, इस बार जोर लगा रही है कांग्रेस। देखिए, हमारा ये मानना है कि हमें सीटें भले ही 8 मिली थी, हमारा जो मत प्रतिशत था वो 38.54 था। इस बार हम आश्वस्त हैं कि हम शानदार और ऐतिहासिक जीत हासिल करने जा रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है तो वो अपने ही कर्मों का फल भुगत रही है। याद करिए 2013 में आम आदमी पार्टी की 28 सीटें, भाजपा की 32 सीटें और कांग्रेस की 8 सीटें थी। तब इन्होंने ही आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पार कराई थी, और उसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। और अभी मात्र 6 महीना पहले दोनों एक दूसरे के साथ थे। मतलब 6 महीने पहले एक दूसरे से गले मिल रहे थे, आज एक दूसरे के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों दल जो एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, मतलब 6 महीना पहले लोकसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से मानो वो गीत कह रहे हो कि आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, और आज मानो वो एक दूसरे से कह रहे हो कि रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। और इसकी वजह से एक और चीज साफ हो गई है कि ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो गले मिले थे दिल्ली में, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में गले मिले थे, ये जानते कैसे गले मिले थे? इतिहास में से गले मिलने के बहुत उदाहरण हैं। जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलता था, और दोनों की नजर इस पे रहती थी कौन दूसरे को निपटा कर गद्दी पे बैठ जाए। और आज वो सामने आ गया, और इंडी गठबंधन जिस ढंग से चिन्ने चिन्ने होता दिखाई पड़ रहा है, तो उसी गीत की अगली पंक्ति इंडी गठबंधन के ऊपर लागू होती है कि स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों की तरह। वैसे राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला केजरीवाल के लिए, आप इस बात पे गौर कीजिए। मुझे मालूम नहीं वापस आ गए कि नहीं, लेकिन बोले कुछ नहीं है।
नहीं, वो हो सकता है कि उनसे कहा गया हो कि आप कम बोलिए, क्योंकि जब आप वो बोलते हैं तो पता नहीं उसके बाद क्या हो जाता है। आज तक का इतिहास का ट्रेंड ये रहा है कि राहुल गांधी जी ने बोलकर कांग्रेस का काम कम और काम तमाम ज्यादा किया है। नहीं, अब आपने तो विवाद उस पर मनमोहन सिंह जी वाली बात मुझे याद आ गई। देखिए, राहुल गांधी ने ये बातें कही ना कि आपने मनमोहन जी का अपमान किया, ये सब भी दिल्ली के चुनाव में खूब इसका प्रभाव छोड़ने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। आपने एक सिख प्रधानमंत्री का अपमान किया, देखिए, बार बार राहुल गांधी ने भी कहा, सबने कहा। जिस व्यक्ति ने डॉक्टर मनमोहन सिंह की कैबिनेट का रिजोल्यूशन पब्लिकली फाड़ दिया हो, इतना बड़ा अपमान प्रधानमंत्री का जिसने किया हो, वो आकर आज ये कहे तो बहुत दुखद और विडंबनापूर्ण लगता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ क्या हुआ ये पूरे देश को पता है। फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उनको नरसिम्हा राव जी ने कहीं अधिक फ्रीडम दिया। दुख की बात है वो जब प्रधानमंत्री बने तो उनके पास वो फ्रीडम नहीं था। और मैं कोट करना चाहता हूं, बैराक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 में भारत की अपनी यात्रा के आधार पर यह साफ साफ लिखा था कि श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मनमोहन सिंह को इसलिए प्रधानमंत्री बनाया था क्योंकि मनमोहन सिंह जी का कोई राजनीतिक आधार नहीं था और आयु उनकी अधिक थी, इसलिए वो राहुल गांधी जी के लिए भविष्य में कोई चुनौती नहीं बन सकते थे। वो राहुल गांधी जी के लिए भविष्य सुनिश्चित रखना चाहती थी, इसलिए बनाया गया था। मनमोहन सिंह जी का सम्मान करने के लिए नहीं बनाया गया था। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अपनी किताब में लिखा है। अगर इनको आपत्ति है तो उन पर मुकदमा करें जाके। नहीं, लेकिन ये बात तो सही है। देखिए, आपने प्रणब मुखर्जी के लिए स्मारक स्थल तो डिसाइड कर लिया, मनमोहन जी के लिए अभी तक नहीं कर पाए हैं आप। राजघाट पर हो जाता है उनका अंतिम संस्कार, क्या हो जाता है? देखिए, हमने सिर्फ प्रणब मुखर्जी जी के लिए स्मारक की बात नहीं की है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद दलगत भावना से ऊपर उठकर जितने दल के नेताओं को सम्मान दिया है वो अभूतपूर्व है। कांग्रेस के 3 नेताओं को भारत रत्न दिया है। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पीवी नरसिम्हा राव कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों रहे, और प्रणब मुखर्जी कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता और भारत के राष्ट्रपति रहे। तीनों को दिया है। एससी जमीर और तरुण गोगोई को पद्म अवार्ड दिया है। ये दोनों कांग्रेस के नेता रहे। सरदार पटेल कांग्रेस के नेता थे, उनकी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बनाई है। यह है ईमानदारी। कर्पूरी ठाकुर हमारे नेता नहीं थे। सरदार प्रकाश सिंह बादल को पद्म विभूषण दिया हुआ है। तो मुझे लगता है जहां प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं देखा, हमारी सरकार ने, कि कौन हमारे दल का है कौन दूसरे दल का है, जिसने देश के लिए किया वो करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने दल में भी यह देखा कौन मेरे परिवार का है, तो जवाहरलाल नेहरू को भी भारत रत्न उन्हीं की सरकार ने दिया, इंदिरा जी को भारत रत्न उन्हीं की सरकार ने दिया, और राजीव गांधी जी को भारत रत्न मरणोपरांत नरसिम्हा राव की सरकार ने दिया। तो ये एक अंतर है उनकी सोच और हमारी सोच में। 2 सवालों का समय मेरे पास, आप लीजिए माइक लीजिए। एक बार पीछे दे दीजिएगा, एक बार पीछे दे दीजिए। उन्होंने पहले हाथ खड़ा किया। एक सवाल बस ये भी आपसे, क्योंकि अब इतने सवाल हैं और समय कम है, भाई आप एक बस बात मुझे बता दीजिए। आप तो साथी हैं राहुल गांधी के संसद के, आपने आरोप लगा दिया राहुल गांधी ने धक्का दिया एक बुजुर्ग सांसद को, सर फोड़ दिया उनका। अब देखिए, FIR करा दिया आपने। ये तो स्वयं उन सांसद महोदय ने कहा, प्रताप सारंगी जी ने कहा कि वो पीछे खड़े थे, धक्का दिया और लग गई। तब उस विषय की तो जांच हो रही है। और मेरे विचार से उस दिन की एक घटना तो मैं आपको बताता हूं। हम लोग यहां खड़े हुए थे सीढ़ियों पे, उससे एक दिन पहले इनका चल रहा था धरना प्रदर्शन वहीं पे संसद के मुख्य द्वार पे। तो साइड से जो सिक्योरिटी वाले हैं वो एक लेन बना देते हैं कि आप चुपचाप जा सकते हैं, आप चले जाते हैं शांति से। और ये भी बता दूं, जो लोग संसद न गए हों, सीढ़ियों से आने के अलावा बगल से दोनों तरफ से रैंप बने हुए हैं। यानी अगर किसी को व्हील चेयर से जाना हो, जिनको जीना चढ़ने में तकलीफ होती हो, तो वो उस पर भी आप उससे भी जा सकते थे। मगर नहीं, वहां से आप सीधे आए, आपका प्रदर्शन स्थल दूसरी तरफ था जहां कांग्रेस कार्यालय था, वहां से सीधे आकर टीवी में दिख रहा है कि भीड़ के अंदर घुस गए आप। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए। हम लोग अपनी जगह खड़े थे, उसके बाद वो अंदर आए, बजाय इसके कि वो शांति से जा सकते थे। पूछे राम सर, मेरा सवाल आपसे है कि अभी हम पॉलिटिक्स और महाकुंभ दोनों की बातें कर रहे हैं। अभी देश में HMP वायरस चल रहा है, तो आपने क्या क्या प्रोटोकॉल किए कि वो फैले ना, क्योंकि महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। देखिए, बहुत उपयुक्त प्रश्न है। इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्री और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने साफ साफ कहा है कि इसको लेकर भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी तरीके से सतर्क है और हर प्रकार की सावधानियां जो रखी जा सकती हैं वो सारी रखने के लिए सरकार कार्य कर रही है। और पूर्व में चूंकि
देश के साथ और दुनिया के साथ ऐसा हो चुका है, तो पूर्व के अनुभव हैं, तो इस कारण से इस विषय पे और अधिक प्रामाणिकता के साथ हम लोग ये काम कर सकते हैं। दिल्ली में सरकार बीजेपी की बन रही है। इसमें तो मुझे लगता है कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब 10 साल के बाद जनता ये कह चुकी है कि उसे समझ में आ गया है जैसे कि वो हकीकत क्या है। हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि दिल्ली का चुनाव हो रहा है, उससे बड़ी घटना इस समय हो रही है कि मानव के इतिहास का सबसे बड़ा जन समागम हो रहा है कुंभ में, और 40 करोड़ लोग एक अनुमान के आधार पर आएंगे। भारत और चीन को छोड़कर दुनिया में कोई देश नहीं है जिसकी आबादी 40 करोड़ से ऊपर हो। मौनी अमावस्या के दिन एक अनुमान के अनुसार 4 करोड़ लोग प्रयागराज में होंगे। दुनिया के 85% देशों की आबादी 4 करोड़ नहीं है जितने एक दिन में प्रयागराज में होंगे। और महत्वपूर्ण बात क्या है, कभी आपने सोचा है कि यह कैसे होता है? यह स्वतः स्फूर्त होता है। कोई कहने नहीं जाता भैया चलो, हमें कोई पकड़ के ले नहीं जाता है। अपने आप लोग देखते हैं कि पत्रा में फला तारीख को मौनी अमावस्या है और स्वतः स्फूर्त भाव से चलते हैं। यह भारत का लेजिटिमेट डिराइविंग फोर्स है, यह भारत की वास्तविक जीवनी शक्ति है, वो कुंभ मेला यह दर्शाता है। और यहां एक और बात कह दूं, जब राजनीतिक अर्थों में बात होती है, आज आपने देखा होगा 12 किलोमीटर के घाट बने। ये बताइए, जो लोग बहुत कहते हैं कि हिंदू धर्म में जात पात की बात, तो कभी आपने देखा कि उसमें से कोई नजर आता है कि क्या फलां वर्ग के लिए एक घाट बना है, फलां जात के लिए दूसरा घाट बना है? नहीं, सब एक साथ है। और मैं विनम्रता और ईमानदारिता से कहना चाहता हूं, दूसरी जगह होता है, फलां की मस्जिद ढिमा की मस्जिद, फलां का ईदगाह ढिमा का ईदगाह, फलां का कब्रिस्तान ढिमा का कब्रिस्तान, फलां का चर्च ढिमा का चर्च, फलां की सिमेट्री उसकी सिमेट्री। ना हमारे यहां मंदिर अलग हैं, ना हमारे यहां शमशान घाट अलग हैं, और ना हमारा पर्व अलग है, सब एक साथ हैं। तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि जो कुंभ का मेला, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कुंभ मेले का एक ही संदेश, एक रहेगा भारत देश, और गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। तो सिर्फ यह पंक्ति कहता हूं कि जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। कुंभ मेले के जन समूह को देखिए, जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, मेरी भारत माता है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता। कुंभ मेले में जो लोग आ रहे हैं वो किसी सांसारिक उपलब्धि के लिए नहीं आ रहे हैं, न वो पैसा पाने के लिए आ रहे हैं, न शारीरिक सुख पाने के लिए आ रहे हैं, न प्रसिद्धि पाने के लिए आ रहे हैं। वो किसके लिए आ रहे हैं? आत्म अनुभूति करने के लिए आ रहे हैं। यह है भारत का मूल स्वरूप। वो किस भाव से आ रहे हैं? जो ऋग्वेद के श्लोक में कहा गया, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, यानी अपने चेतना के उन्नयन के लिए और जगत के कल्याण के लिए दुनिया के दूसरे देशों में करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होती है तो हिंसा होती है, सत्ता परिवर्तन होता है, मारकाट होती है, आगजनी होती है। हमारे यहां करोड़ों की भीड़ इकट्ठा होकर केवल अपने अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को समाप्त करके सत्प्रवृत्तियों का उन्नयन करती है। यह कुंभ का मेला उसका प्रतीक है। सुधांशु जी बहुत धन्यवाद। और आपने जो दिल्ली को लेकर भविष्यवाणी की है, तो 8 फरवरी का समय आपका हम लॉक कर रहे हैं अभी से। आप भी देखिएगा टीवी पर जो सवाल आपने पूछा। बहुत शुक्रिया सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे कार्यक्रम में आने के लिए।